सोचिए, एक कवि जो किसी भी चीज पर लिख सकता है, सूरज पर, चांद पर, पूरी कायनात पर, वो अपनी माँ पर एक कविता क्यों नहीं लिख सकता? चंद्रकांत देवताले की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता का शीर्षक यही सवाल खड़ा करता है, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही वो पंक्ति है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सवाल तो बड़ा सीधा है ना? एक हुनरमंद कवि जिसके लिए शब्द ही सब कुछ हैं, वो अपनी ही माँ के बारे में लिखने में खुद को असमर्थ क्यों पाता है? क्या ये उसकी कोई कमी है, उसकी कला की कोई सीमा है, या फिर बात कुछ और ही है? तो चलिए कविता की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी शुरुआती पंक्तियां ही एक कमाल की बात सामने रखती हैं। कवि के लिए माँ कोई बाहरी विषय नहीं है जिसे वो बस देख रहा है और उस पर लिख रहा है। नहीं, माँ तो उसकी वजूद का, उसके मन का एक अटूट हिस्सा है। वो बाहर नहीं, वो तो भीतर बसी है। अब देखिए कवि इस अंदरूनी मौजूदगी को कैसे बयां करता है। वो कहता है, दिमाग में अमर चूंटियों का एक दस्ता रेंग रहा है और माँ उन्हें रोज चुटकी भर आटा खिला रही है। मतलब माँ की याद, उनका पोषण, ये कोई कभी कभार आने वाला ख्याल नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे सांस लेना। और साथ में वो घट्टी पीसने की आवाज जो हमेशा चलती रहती है। माँ की मौजूदगी भी ठीक वैसी ही है, कवि के पूरे वजूद का बैकग्राउंड स्कोर। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कवि अपनी माँ को याद करने की कोशिश नहीं कर रहा। अरे याद तो उसे किया जाता है जो दूर हो। यहाँ तो माँ वो माहौल है, वो हवा है जिसमें कवि सांस ले रहा है। वो एक याद नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता एक माँ के निस्वार्थ प्रेम और उसके त्याग को किस तरह से देखती है। और ये सच में बहुत गहरा है। इन पंक्तियों पर जरा गौर कीजिए। माँ के प्यार का एक इतना साधारण सा रोजमर्रा का मंजर, और कवि पर उसका असर देखिए। एक फिजिकल रिएक्शन होता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे उसकी अपनी माँ की यादें, उसका त्याग, सब कुछ उस एक पल में जिंदा होता है। और त्याग का ये एहसास और भी गहरा हो जाता है जब कवि कहता है कि माँ ने उसके लिए सब कुछ छील दिया। क्या क्या छीला? देह, आत्मा, आग, पानी। ये सिर्फ खाना परोसना नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे माँ ने दुनिया की हर मुश्किल, हर तत्व के कठोर छिलके को हटा दिया ताकि उसके बच्चे तक सिर्फ सार पहुंचे, सिर्फ प्यार। तो मतलब साफ है ना? माँ का प्यार और त्याग कोई साधारण चीज नहीं थी। वो एलिमेंटल था, मौलिक था, बिल्कुल आग और पानी की तरह। और उनका बलिदान, वो टोटल था, संपूर्ण। ये सिर्फ देखभाल करना नहीं था, ये तो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को, पूरे अस्तित्व को बदलने जैसा था। अब जब हम माँ की मौजूदगी और उनके त्याग की इस विशालता को समझ चुके हैं, तो कविता एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब वो कवि की अपनी क्षमताओं के साथ एक शक्तिशाली विरोधाभास खड़ा करती है। और ये देखिए, एक तरफ वो विषय हैं जिन पर कवि ने फतह हासिल कर ली है। धरती, चांद, समुद्र, सूरज, पूरी कायनात को उसने अपने शब्दों में बांध लिया है। उसकी कलम में इतनी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ बस एक खाली जगह है। वो एक विषय, माँ, जिस पर उसकी कलम, उसका हुनर सब रुक जाता है। और यहीं पर वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स बिल्कुल साफ हो जाता है। कवि की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसकी कला, वो माँ के प्यार की विशालता के आगे घुटने टेक देती है, विनम्र हो जाती है। उसका सारा हुनर एक ऐसे प्यार के सामने छोटा पड़ जाता है जिसे शब्दों में समेटना नामुमकिन है। तो क्या ये कवि की हार है? नहीं। यहीं से हम इस पैराडॉक्स के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां कवि की नाकामी ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है। और फिर आती हैं कविता की आखिरी सबसे दमदार पंक्तियां। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। वाह! ये जो स्वीकार है ना, यही इस पूरी कविता का दिल है। ये हार मान लेना ही असल में सबसे बड़ी जीत है। मतलब जो कविता वो नहीं लिख पा रहा है, वही तो असल में कविता है। ये बात मान लेना कि माँ का प्यार इतना बड़ा है, इतना अथाह है कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इससे ज्यादा सच्ची, इससे ज्यादा शक्तिशाली श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है? तो असल में कविता लिख पाने में उसकी ये जो असमर्थता है, वही माँ के लिए लिखी गई सबसे महान कविता बन जाती है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे गहरी भावनाएं, हमारा सबसे गहरा प्यार हमेशा शब्दों की पकड़ से बाहर होता है?
क्या भाषा की एक सीमा होती है जिसके आगे वो बेबस हो जाती है? ये कविता हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है।